नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1983 पीटीआई मामला अभी भी गर्म है। पीटीआई लघु सचिवालय के सामने रोज धरना दे रहे हैं और मंत्रियों से मिलकर अपनी बात भी सामने रख रहे हैं। हरियाणा मीडिया न्यूज का एक ही मकसद है कि एक खबर से संबंधित हर पक्ष जनता तक पहुंच सके। हमने कुरुक्षेत्र में हो रहे आंदोलन को कवर किया और उन टीचर्स से भी बात की जिनकी नौकरी छूटी थी। इस कहानी में 3 पक्ष हैं: सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई टीचर्स और याचिकाकर्ता। हम आपको बता दें कि 2010 में ये केस 68 याचिकाओं पर शुरू हुआ था। सरकार और पीटीआई के बीच चल रही इस लड़ाई में किसी का भी ध्यान इन याचिकाकर्ताओं पर तो गया ही नहीं। इनमें से ही एक याचिकाकर्ता का नाम है जितेंद्र रेड्डी। 2010 से चले आ रहे केस को इन 68 याचिकाकर्ताओं ने अंत तक लड़ा और इनके अध्यक्ष बने जितेंद्र रेड्डी। उनकी पूरी कहानी जानने के लिए और सच अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए हरियाणा मीडिया की टीम जितेंद्र रेड्डी के पास पहुंची। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं 1983 पीटीआई संघ के याचिकाकर्ता जिन्होंने कोर्ट में केस किया। सर, अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी, और सभी दर्शक साथियों को मैं आज जय श्री राम बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज एक सदी की हज़ारों सालों से एक मुद्दा जो अटका हुआ था, श्री राम को मंदिर को लेकर के जो मुद्दा बनाया हुआ था राजनीतिक तौर पर, नेशनल और इंटरनेशनल रूप से, आज मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। तो इसलिए सारी जनता को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। जय श्री राम। तो साथियों, मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ साथ में एक बात कहना चाहूँगा कि किसी साथी पर समाज में अन्याय हो जाता है तो वो एक न्यायालय में जाता है, न्याय के मंदिर में, क्योंकि हर आदमी को, गरीब आदमी को भी ये एक, अमीर आदमी को तो होती ही है, गरीब से गरीब आदमी को भी ये आज मन में एक विश्वास है कि उसके साथ कोई भी अन्याय करेगा तो वो क्या कहता है, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा जी, आप मेरे को ज़्यादा मत दबाइए, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। यानी कि कोर्ट, न्यायालय के ऊपर हर आदमी का विश्वास है। उसी दौरान उसी एक विश्वास की कड़ी को लेकर के हमारे ऊपर एक अन्याय हुआ। 2006 में हमारे से फार्म भरवाए गए और करीबन 20,836 साथियों ने फार्म भरे, और 4 साल तक हमारे को कभी इंटरव्यू के नाम पर, कभी टेस्ट के नाम पर, कभी टेस्ट लेकर के उसको जड़ा देने के नाम पर इधर उधर भटकाते रहे ये लोग। और उसके बाद अप्रैल 2010 के अंदर एक लिस्ट आती है 1983 वैकेंसीज़ की, पीटीआईज की। तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट के आधार पर तो ना तो हमारी भर्ती हुई, और इंटरव्यू जो हमारा 25 नंबर का था, जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ था अखबारों में, और हमारे को भी ये ज्ञात था कि हमारा इंटरव्यू 25 नंबर का होगा। तो हमारे को बाद में पता चला कि 25 नंबर लिस्ट के बाद, लिस्ट के नीचे ही लिखा हुआ था कि ये इंटरव्यू 25 नंबर में से 27 नंबर दिए गए, क्योंकि इंटरव्यू को 30 नंबर का कर दिया गया था बगैर किसी जानकारी के। ये जो नंदलाल पुनिया जी एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने अकेले मिलकर के, किसी से 9 के 8 और मेंबर थे जिनके किसी के उस पर साइन नहीं है, अकेले ही उस पर साइन कर करके नंदलाल पुनिया जी ने इसको 30 नंबर का कर दिया, और जिससे चहेते उम्मीदवारों को उसमें नौकरी देने का काम किया। हमने 11 अप्रैल को जींद के नेहरू पार्क में एक मीटिंग करी, जो साथी रह गए थे और योग्य थे। हम 11 साथी उसमें शामिल हुए। जिस दिन रिजल्ट आया उससे अगले दिन की बात है। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि अन्याय के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी होगी। सर, ये 11 अप्रैल कौन से सन की? 11 अप्रैल 2010 जी, क्योंकि 10 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया था। रिजल्ट आते ही हम जैसे फ़ोन पर कुछ साथियों से बात हुई तो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हमारी बात चली, और हमने कहा कि हम एक जगह इकट्ठे होंगे। तब हम 11 अप्रैल को इकट्ठे हुए नेहरू पार्क में, रानी तालाब जो है जींद में, वहाँ पे नेहरू पार्क है, वहाँ पे हम इकट्ठे हुए। और उसके बाद
हमने निर्णय लिया कि लड़ाई को लड़ा जाए। उस टाइम कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि ये जो लग गए वो लग गए, लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमने बोला कि लड़के देखना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद पहला प्रयास क्या किया कि हम 10 आदमियों से कुछ नहीं होगा, हम 5-5 आदमी और लेकर के आते हैं। जो साथी जितने भी बंदे लेकर आ सकता है, कल को नेक्स्ट डे 12 तारीख को ही लेकर के आने थे, तो कोई साथी 5, कोई 7, कोई 10 लेकर के आया और हम अगले दिन 55 के करीब बंदे इकट्ठे हुए जो नहीं लगे थे और जो अपने आप को योग्य समझ रहे थे, क्योंकि न्यायालय में तो वही जाएगा ना जिसके खिलाफ अन्याय हुआ होगा। और 55 बंदे के आसपास हम इकट्ठे हुए। हम फिर हाई कोर्ट के वकील साहब से मिले। हाई कोर्ट के वकील साहब ने ये पूछा कि आप प्ली क्या दे रहे हो। हमने अखबार की कटिंग के साथ उनको एक प्ली दी कि जी हमारा एक तो रिटन टेस्ट लिया था, उस रिटन टेस्ट के हिसाब से ये भर्ती नहीं हुई। उन्होंने बोले जी ठीक है, ये चलेगा। मेरा रिटन टेस्ट लेकर के उसको जला दिया गया था, उसके आधार पे भर्ती नहीं हुई। उसके बाद दूसरा हमने उसमें दिया, कटिंग में ही था वो, कि हमारा इंटरव्यू पहले देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसमें 25 नंबर का इंटरव्यू था और ये रिजल्ट है, रिजल्ट में 30 नंबर का इंटरव्यू दे रखा है इन्होंने। तो बोले जी ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके सही हैं, बाकी पॉइंट हम केस लड़ते लड़ते निकाल लाएंगे। आपका रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का था? हमारा रिटन टेस्ट 200 मार्क का था जी। उन 200 मार्क्स की कोई तवज्जो नहीं रही? नहीं तवज्जो दी गई, उसको जला दिया, रिकॉर्ड को ही जला दिया। जब कोर्ट में इंटरव्यू था वो 27 मार्क्स आपको मिले, लेकिन 30 मार्क्स का कर दिया आपको बिना बताए। हमारे को तो 8 मार्क दिए गए। अच्छा, आपको 8 मार्क्स मिले? हाँ, आपको भी नहीं मिले? हाँ, जो उन्होंने नहीं लगाने थे जी जी जी, उनको 30 नंबर में से, वैसे तो 25 में से 8 दिए गए। जी। जो उन्होंने गलत कैंडिडेट लगाने थे उनको 25 में से, हम तो 25 का ही बोलेंगे और इंटरव्यू भी 25 का ही था, उन्होंने अपनी किताब में 30 का कर लिया। ठीक है जी, अनलीगल रूप से। कोर्ट ने भी बाद में माना कि ये इलीगल है। 25 नंबर में से उनको दे दिए 27 जिनको लगाना था। जी जी जी। ऐसे 25 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनको 27-28 नंबर हैं। और सरकारी नौकरी में तो आधे मार्क्स की भी हाँ ज़्यादा अहमियत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरिट चढ़ती है तो वहाँ तो आधा मार्क भी ऊपर नीचे कर दें तो कई कैंडिडेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने चहेतों को पैसे लगा कर ले करके, मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी ने खुद 5 लाख रुपए दे रखे हैं। अच्छा। हाँ, वो गांव, पूरे गांव को पता है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने भी 5-5, 7-7 लाख रुपए दे करके जॉब पाई। जो पैसे को हजम करने के लिए इन्होंने उनके इंटरव्यू में 27-27 नंबर लगा दिए। तो ऐसे में आपने फैसला किया कि आप लोग इस लड़ाई हाँ, में लड़ेंगे। हाँ। और आप अध्यक्ष बने? नहीं, हम तो याचिकाकर्ता ही थे, लेकिन क्या हुआ, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो एक्टिव नहीं थे, इनएक्टिव थे, उन्होंने सिर्फ एक बार नाम लिखाया और चले गए। तो एक्टिव हम 5-7 कैंडिडेट ही रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि रेड्डू साहब आप कैपेबल हो और आप पंचकुला, मेरा आना जाना काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला कि आप हमारा जो भी सहयोग हो आप बताते रहो और केस को आप लड़ो। तो हमने केस लड़ा और 1 साल के दौरान ही फैसला आ गया कि 5 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को दोबारा किया जाए। ये भर्ती 8 से 9 महीने के अंदर ही कैंसिल हो गई थी। जो ये बोल रहे हैं कि 10 साल हमने जॉब करी है, ये तो भर्ती इनकी जॉब के जब इनका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था तभी कैंसिल हो गई थी। यानी अप्रैल 2010 में रिजल्ट आ गया था, इन्होंने प्ली डाल दी थी और 2011 में हाँ ये कैंसिल हो चुकी थी, कैंसिल भी हो चुका जी, था, प्रोबेशन पे जा चुका। यस जी, प्रोबेशन पीरियड में ही सिंगल बैच ने इनको कैंसिल कर दिया था भर्ती को। और जो ये सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, यही सेम फैसला सिंगल बैच का था। उसके बाद ये हाई कोर्ट की डबल बैच में, हम याचिकाकर्ता थे सिर्फ सिंगल बैच में, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ था। अब याचिकाकर्ता बन गए ये, क्योंकि सिंगल बैच में हम जीत गए, हम रिस्पोंडेंट हो गए। हमारे खिलाफ ये चले गए हाई कोर्ट की डबल बैच में। अब डबल बैच में भी 2013 में फैसला आ गया, उसमें भी इनको हर पीटीआई को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना। यस, कोर्ट ने इनके तथ्यों को देखते हुए इनमें 100 से ज़्यादा नकली डीएमसी वाले लोग थे। ये अखबार की कटिंग भी है, मैं आपको दूंगा, अखबारों में बिल्कुल छपा हुआ है। 2013 के अखबारों में आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट लगाए हुए हैं। कटिंग में मैं आप बेशक आप मीडिया पे चलाना कटिंग को, जिसमें ये लिखा गया है कि एक कैंडिडेट अमित कुमार रोहतक से तो ऐसा बंदा है जिसने ट्रेजरी की फीस ही नहीं भरी।
उसने फीस जो भरी वो रसीद वो 4 साल पुरानी है, किसी दूसरी वैकेंसी की है। अच्छा। और 10 रुपए की है, जबकि हमारी फीस 100 रुपए की थी। 10 रुपए की ट्रेजरी की डुप्लीकेट फीस लगा करके 100 रुपए वाली बना करके उसको, वो मेरे पास कॉपी भी है, मैं आपको दूंगा, उससे वो 10 साल नौकरी करेगा। दूसरा, सोनिया पवार नाम की लड़की कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है, वो सीपीएड में बिल्कुल फेल है, डीएमसी में दूंगा आपको, वो जॉब पे लगा दी, सीपीएड में ही फेल, टोटल फेल, उसको पीटीआई बना दिया। जिन बच्चों को मेरिट आई हुई है वो बाहर बैठे हैं, और जो बिल्कुल फेल है, 0 डीएमसी में फेल लिखा हुआ है, उसको डिप्लोमा में फेल आदमी फार्म नहीं भर सकता, चाहे वो एक सब्जेक्ट में भी फेल है। फिर सर 2013 के आगे फिर कहानी हाँ, 2013 में जी अभी ऐसा हुआ कि 2013 में फिर डबल बैच ने, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैच ने, जिस उम्मीद से हम गए थे न्यायालय में, न्याय की उम्मीद के साथ, फिर एक न्याय की उम्मीद का एक फैसला आया, उसमें इन्होंने इनको 5 महीने के अंदर अंदर दोबारा भर्ती करने के आदेश दिए, 200 नंबर का टेस्ट लेने के आदेश दिए, और 1983 के 83 पीटीआई को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया। ये अखबार में है, फैसले में भी है। और एसएस बोर्ड को 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। और इन्होंने एक हमारे ऊपर एक वो लगा दिया था, केस कॉस्टिंग बोलते हैं उसको, कि यदि हम हार जाते तो ये पूरे केस की जितनी भी कॉस्टिंग होती हमारे ऊपर आती, तो उसकी कॉस्टिंग के 50,000 रुपये इनको वो जुर्माना लगा। तब ये हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद ये 1-1 महीना घर पे रहे हैं, और उसके बाद ये डिसकंटिन्यू होने के बाद ये जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका इनकी लगी, तो तब ये डीओज को एफिडेविट दे करके ये वहीं से सस्पेंशन पे चल रहे थे। हाँ, इनसे लिखवाया गया था कि यदि हमारी नौकरी, हमारा जो केस चला हुआ है, यदि वो हमारे विरुद्ध आ जाता है तो हम कोई वो नहीं करेंगे, तब ये नौकरी पे थे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जब तक केस पे काम कर रहा था, हाँ, उन्हें पता था कि जिस दिन फैसला आ गया, हाँ, अगर उनके वो हित में ना हुआ, हाँ, तो उनकी नौकरी जाएगी। हाँ, पता था उनको। ये उनको 2013 से पता। यस, और इसलिए जिनको पता था, जो दिमाग वाले थे, उन्होंने अपनी नौकरी पे बड़े बड़े लोन भी ले लिए थे दूसरा काम चलाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो इस हिसाब से अभी ये जो 2020 आ गया है, 2020 में हमारा सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी आ चुका है। हाँ, तो ऐसे में उनका जो आंदोलन चल रहा है, हाँ, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो उनको धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उनकी 7 साल जॉब करवा दी। दूसरी बात, उनमें जो वो नकली कैंडिडेट हैं, जो योग्य ही नहीं हैं, या जो डीएमसी या जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फेक डीएमसी वाले हैं, उनको तो बिल्कुल मंदिर में रोज़ जाना चाहिए कि भाई नकली डॉक्यूमेंट पे जॉब करवा दी है, परमात्मा 10 साल तेरा बहुत शुक्रिया। लेकिन वही क्या कर रहे हैं, वही टेंटों में सबसे ज़्यादा उग्रवादी मतलब रोल अदा कर रहे हैं। मतलब जहाँ शांतिपूर्ण धरना चल रहा है वहाँ वही उत्पात मचा रहे हैं, चाहे वो मंत्री के घर पे जा कर के मचा रहे हों, चाहे वो सड़कों पे आकर के मचा रहे हों, चाहे वो पुतले फूंक रहे हों, वही लोग उत्पात मचा रहे हैं जो या तो उस टाइम ओवरेज थे, या उस टाइम एक सब्जेक्ट में फेल थे, या उस टाइम उन्होंने फीस नहीं भरी। उनको तो धन्यवाद करना चाहिए कि कोर्ट की वजह से वो उनकी जो भर्ती थी वो रिजेक्ट होने के बावजूद भी 7 साल और जॉब कर गए। सर, इस सब में 2006 से अभी तक आपकी जो भी लड़ाई रही है, आप तो याचिका करता थे। हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, इससे आपको कोई पर्सनल फायदा तो होने नहीं वाला? नहीं, पर्सनल नहीं हुआ जी। इसमें करीबन उन सभी साथियों को फ़ायदा हुआ है जो उस टाइम लग नहीं पाए थे जी। अभी 9,000 के आसपास और लोगों ने फार्म भरा है, उनको भी फ़ायदा हुआ है जी। इसलिए उन्होंने मेरे को उस आवेदक संघ का भी प्रधान मेरे को बना दिया, पूरे हरियाणा का एफिडेविट दे करके। जी। हाँ, कि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, आपकी वजह से हमारे को मौका मिला है। आप आवेदक संघ का भी प्रधान उन्होंने मेरे को बना दिया, और मैं आवेदक संघ का प्रधान होने के नाते सभी पूरे हरियाणा में जितने भी आवेदक हैं और जितने हमारे केस के साथ
शुरू में याचिकाकर्ता थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डबल बेंच में रिस्पोंडेंट थे, उनका अध्यक्ष होने के नाते इनको ये कहना चाहूँगा कि ये अपना आंदोलन मिसगाइड होकर ना करें, शांति प्रिय तरीके से ये सरकार को अपनी बात रखते, सरकार इनकी बात को मान लेती। लेकिन जब सरकार से ही तो ये गुहार लगाना चाह रहे कि सरकार एक विधेयक लाए, और सरकार के ही लोगों के ये पुतले फूक रहे, कभी उस मंत्री के पुतले फूक रहे हैं, कभी खट्टर साहब को ये गाली दे रहे हैं, कभी खट्टर साहब को ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं। काफ़ी वीडियो चली गुड़गांवा साइड से जिसमें इन्होंने बोला है और कि पाकिस्तानी तेरे को पाकिस्तान भेज देंगे। तो ऐसे अब शब्द ये बोल रहे हैं, और फिर ऐसे तो समाज में बोलने भी नहीं चाहिए। और ये तो अध्यापक थे, इनको तो अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए। और एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का सबसे पहला जो स्कूल के अंदर काम है वो अनुशासन बनाना और सिखाना है। तो ये जो भाषा में अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं, इनसे मेरे को नहीं लगता कि सरकार इनकी बात मानेगी। हाँ, ये यदि ये शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के पास जाते तो हो सकता है सरकार इनकी बात मान लेती। अब ये जितना उग्रपना अपने आंदोलन में दिखा रहे हैं, खापों को लेकर के आ रहे हैं, थर्ड पर्सन तो इनके काम को बिगाड़ेंगे, बनाएंगे नहीं। और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट का टाइम दिया है वो 5 महीने का टाइम सरकार को दिया था। सरकार ने 23 अगस्त का जो टेस्ट रखा हुआ है और 14 अगस्त को रोल नंबर आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इन आंदोलन में बैठे साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप 1983 के 83 अयोग्य नहीं हो। आप में से कम 800 से 1000 कैंडिडेट दोबारा लगेंगे, लेकिन लगेंगे वही जो टेस्ट में मेरिट लेंगे। इसलिए आप धरने प्रदर्शन की छोड़िए, अभी 18 दिन बाकी हैं, 17 दिन रह गए। आज 23 तारीख को पेपर है, 17 दिन रह गए। तो आप इतने दिनों में आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपने घर बैठ कर के तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए, और इस भर्ती के बाद आप योग्य हो, आप दोबारा लगेंगे। पुराने कैंडिडेट में से भी 800 से 1000 कैंडिडेट दोबारा लगेंगे। जी, 50 दिन से ऊपर उनका हो चुका है आंदोलन। हाँ, तो अगर वही 50 दिन वो तैयारी पे जो, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप तैयारी करेंगे तो आप बगैर पैसे, उस सरकार में तो आप पैसे दे करके लगे थे, ये सरकार ऐसी है भाजपा की सरकार जो बगैर पैसे नौकरी देती है। मेरिट, सिर्फ आपको टेस्ट में मेरिट लेना है, इंटरव्यू में आपके नंबर लग जाएंगे टेस्ट की मेरिट के आधार पर। टेस्ट में पहला काम जो है आपका टेस्ट में मेरिट लेने का है। इसलिए जो आप वहाँ धरनों पर जो टाइम और जो एनर्जी खराब कर रहे हो वो आप अपने टेस्ट के ऊपर, तैयारी के ऊपर दीजिए। और टेस्ट की तैयारी जैसे आप करके जाएंगे सेंटर में तो परमात्मा आपकी बात को सुनेगा और इस भर्ती पे कोई केस दोबारा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की जितनी भर्तियां हैं वो सारी फेयर हैं, बगैर पैसे की हैं। इनको तो एक डर ये भी है कि वहाँ 5 से 7 लाख रुपए दे करके लगे थे, अब फिर देने पड़ेंगे। अरे मेरे भाइयों, बीजेपी सरकार ये कहती है, एक ही नारा है इनका, मैं एक ही बात से इनका कायल हूँ, हरियाणा की बीजेपी का कह लीजिए, कि इन्होंने टेस्ट ले करके मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। चाहे वो ग्रुप डी की बात हो, चाहे वो कल जो लिस्ट आई है कलरक की बात हो, 4800 कलरक की कल वैकेंट आई है, जिन्होंने मेरिट ली है, मेरिट लेने वाले कैंडिडेट को इन्होंने लगाया, वो चाहे गरीब था या अमीर था। इसलिए आप अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए, ये इस सरकार में आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर 1983 लोगों की नौकरी चली गई जी, जो 10 साल पुरानी बात है। आज उनके पूरे परिवार हैं, जी, 40 तक की उम्र भी है जी, तो फैमिली का पूरा उन पे वो है, वो जिम्मेवार है। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन क्या आ जाते हैं? देखिए, ऑप्शन टाइम के अनुसार बदलते हैं। जब माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया 8 अप्रैल को, उससे पहले इनके पास एक ऑप्शन था कि जिसके डॉक्यूमेंट सही थे वो 50 या 100 या 2 या 10 या जितने भी बच्चे कैंडिडेट एक अपील लगाते कि हमारे सब के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं, जिसके डॉक्यूमेंट सही हैं उसको नौकरी पे रखा जाए, जिसके डॉक्यूमेंट गलत हैं उसको निकाल दिया जाए। तो लेकिन इनके जो प्रधान बने हुए थे, जो कमेटी के सदस्य थे, उनमें से काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट गलत थे, इसलिए उन्होंने इस बात को दबा दिया और इनके अंदर जो योग्य कैंडिडेट थे उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दूसरी बात, जब तक इनको रिलीव नहीं किया गया था 30
जुलाई तक, 30 जून तक, 30 जून तक, 30 जून तक जब तक इनको रिलीव नहीं किया गया था, उससे पहले 8 अप्रैल के बाद मई भी आई है, जून भी आया है, 8 अप्रैल के बाद भी ये अपनी पली लगाते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में, जो सही कैंडिडेट थे, कि इन्होंने एक बार भी 10 साल में एक बार भी अपने डॉक्यूमेंट की जांच करवाने के लिए पली लगाई ही नहीं। हालांकि माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने काफ़ी सारे कैंडिडेटों को कमेंट करके कहा है कि ये गलत है, अखबार में भी आई है, उनका बाई नाम भी छपे हैं। तो उसके बाद इन्होंने सही कैंडिडेटों ने भी, देखिए यदि सही आदमी गलत आदमी का साथ देगा तो उसको भी गलत माना जाएगा। तो इनमें सही डॉक्यूमेंट, सही जो कैंडिडेट थे उनके पास एक ऑप्शन था, और मैंने एक वीडियो बना करके रिलीव होने से पहले इनको एक अपील भी करी थी कि आप में से जो गलत साथी हैं वो अलग रह जाएं, और सही साथी जो योग्य साथी हैं वो गलत का साथ छोड़ करके 50 या 100 का ग्रुप मेरे पास आ जाए, तो अभी भी आपकी एक याचिका डल सकती है। और वो याचिका ये थी, एक PIL डलती माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वही जज साहब सुनते जिन्होंने ये फैसला दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL डलेगी वही जज सुनेंगे जिन्होंने फैसला दिया है। तो सर ये तो पहले की बात थी। हाँ, अभी उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है? अभी उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो शांतिप्रिय तरीके से सरकार, देखिए आपसे ही तो मेरे को कुछ मदद लेनी है, और मैं आपको ही गाली देता फिरूं, तो आप मेरी मदद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तरीका होता है। हाँ, तो सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण बची थी, और वो थी सरकार, हरियाणा सरकार। दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने भी शुरुआत में उनको बोल दिया था, चाहे वो पानीपत में हो, चाहे वो टोहाना में बराड़ा साहब ने बोल दिया हो, उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं हल। लेकिन इन्होंने अगले ही हफ्ते उनके पुतले फूकने शुरू कर दिए। अब मान लीजिए जिससे आपने मदद लेनी है और उसी के पुतले आप फूकने शुरू कर दोगे, तो वो मतलब डंडा दिखा करके मदद लेने की बात आप सोचते हो तो गलत है। और बीजेपी इस बात की एक शाबाशी ले चुकी है कि चाहे कितने भी बड़े आंदोलन हों, इन्होंने हमेशा कोर्ट के आदेश का पालन किया है। इन्होंने, चाहे वो संत रामपाल जी का एक उदाहरण हो हिसार में, उन्होंने हिसार में बरवाड़ा आश्रम से उठ करके और चंडीगढ़ हाई कोर्ट की अदालत में आने से ही मना कर दिया था, और वहाँ पे मोर्चा बना करके बैठ गए थे। तो इस बहादुर सरकार ने, ये बीजेपी की बहादुर सरकार ने उनको भी वहाँ से उठा करके कोर्ट के कानून के हिसाब से उनको कोर्ट में पेश करने का काम किया। और दूसरा उदाहरण धन सतगुरु, जिसके बाबा राम रहीम के 7 करोड़ जिनके अनुयायी थे, उनको CBI की कोर्ट में पेश करने का काम किया। तो चाहे उसके कितने भी बड़े आंदोलन की आप बात कीजिए, तो ये आंदोलन से ये डरने वाली सरकार नहीं है। आप कितना भी बड़ा, आप जितने बड़े आंदोलन हरियाणा में हो चुके हैं उससे 10% भी नहीं कर सकते आप। और लेकिन आप टीचर हो, आप अध्यापक के हिसाब से आप अपना कार्यक्रम शुरू करते, सरकार के अपील के हिसाब से आप चलते, तो आपको टेस्ट में भी कुछ रियायत कर सकती थी। आपको अलग से एडजस्टमेंट भी सरकार करने की सोच चुकी थी, कमेटी बन चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने पुतले फूके, हर मंत्री के घर पे ये गए, ये किसी मंत्री की माँ का पुतला फूक रहे हैं। अब आदमी खुद का तो बर्दाश्त कर लेगा, माँ का भी फूक दिया तो माता पिता के बारे में तो बर्दाश्त नहीं करता ना। तो इस प्रकार ये जो इनको उल्टी सीधी जो लोग सलाह दे रहे हैं, ये उन सलाहों में आ करके अपनी जो बीजेपी सरकार, इनके प्रति जो एक क्या होता है कि भाई किसी की नौकरी चली जाए तो उसके प्रति एक हमदर्दी होती है। तो बीजेपी सरकार की इनके ऊपर खूब हमदर्दी थी, बल्कि हम इस बात से डर रहे थे क्योंकि हमने 10 साल लड़ाई लड़ी, और हम फिर भी इस बात से 3 महीने पहले तक डरते रहे, 2 महीने पहले तक, 1 महीने पहले तक भी डरते रहे कि अब तो कमेटी बना दी, अब टेस्ट नहीं होना। जबकि हम टेस्ट देने के लिए फार्म भर चुके हैं 9000 और इनके अलावा। तो इनकी प्रति एक हमदर्दी बन चुकी थी। यदि ये पुतले ना फूकते और हर मंत्री के घर पर ये चले जाते हैं, उसके घर पर उल्टा सीधा कार्यक्रम ये करते हैं,
कभी थाली बजाना, कभी ढोल बजाना, कभी उनकी गाड़ियों के ऊपर लटक जाना, कभी मंत्रियों की गाड़ियों के आगे लेट जाना, ये अध्यापक का कार्य नहीं है। ये आप सीधे तरीके से, आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते और सरकार आपकी तरफ बिल्कुल झुक चुकी थी और आपकी हमदर्दी पूरी पब्लिक की आपके साथ थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने उग्रवादी, आक्रामककारी और गलत भाषाओं बोलना शुरू किया तो जनता भी इनके खिलाफ हो गई और सरकार भी इनके खिलाफ हो गई। सर, इस पूरे मुद्दे के बीच में खाप पंचायत की क्या इन्वॉल्वमेंट है और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा की अगर बेसिक में बात करूं तो हरियाणा में खाप पंचायतें जो है हमेशा से सुप्रीम कोर्ट एक मतलब सुप्रीम कोर्ट जितनी पावर रखती हैं और ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं खाप पंचायतों ने कि जिनका फैसला कोर्ट में भी, केसों में भी, जज के सामने भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, तो खाप पंचायतों ने इकट्ठे हो करके मर्डरों तक के फैसले सुलझे, मतलब उनके सुलह करवाई आपस में, जिनका सुलह होना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने तो अलग अलग गांवों के आपस में झगड़े हो जाते थे, उनको भी सुलझाया। तो खाप पंचायतें अपने आप में एक सुप्रीम पावर रखती हैं। लेकिन मैं इस मामले में खाप पंचायतों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मामला कोर्ट का है और जो 1983 थे वो भी आपके भाई भतीजे हैं और जो 9000 में जिनने फार्म भरा है वो भी आपके भाई भतीजे हैं। देखिए, खाप पंचायतें हमारे में से ही होती हैं जी, हमारे चाचे ताऊ होते हैं, हमारा दादा की उम्र के लोग होते हैं और वो समाज में से ही निकले हुए होते हैं। खाप पंचायत वहाँ पे ज़्यादा सक्रिय होती है जहाँ पे कोई सामाजिक बुराई हो। सामाजिक बुराई के अगेंस्ट यदि खाप पंचायत आती है तो वो मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जितना पावर वाली, क्योंकि वो कोई न कोई बुराई को वो ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है, यहाँ पे कोई खाप का आदमी आता है उसको पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि ये जो 1983 हटाए हैं ये भी आपके भाई बंधु हैं, सही बात है। लेकिन ये जो केस जीत करके आए 10 साल से और ये जो 9 से 10 हज़ार लोगों ने फार्म भरे हैं दोबारा, ये भी तो आपके भाई भतीजे हैं। हाँ, और कोर्ट के अनुसार ये भी टेस्ट देंगे, वो भी टेस्ट देंगे। जो इनमें से होशियार होगा वो लग जाएंगे जी। खाप पंचायतों को तो इसके बीच में आना नहीं चाहिए, बल्कि कोर्ट के ऐसे मामलों के बीच में आकर के मैं हाथ जोड़ूंगा खाप पंचायत के उन चाचे ताऊ और मेरे दादा के समान बुजुर्गों को कि ऐसे मामलों में यदि खाप पंचायतें आती हैं तो यहाँ पर उनकी जो आप एक इमेज कह लीजिए वो माइनस में ही जाती है कि ये तो हर मामले में टांग अड़ाते हैं जी। खाप पंचायतें आती हैं किसी खास मामले में, सामाजिक मामले में, सरकार किसी एक आदमी पर या किसी एक महकमे पर कोई जुल्म कर रही है सरकार या कोई आदमी। तो यहाँ पे फिर हाँ, आपका कहना है कि खाप पंचायत का इतना नहीं बनता, हाँ, उनको सुप्रीम कोर्ट का साथ देना चाहिए। यस, और अच्छे तरीके से फिर से जो एग्जाम होने वाले हाँ, हैं वो होने देना चाहिए। हाँ, खाप पंचायतों को, जो मेरे चाचे ताऊ बुजुर्ग हैं, उनको तो सिर्फ एक ही बात बोलनी चाहिए, इनको भी भाई टेस्ट बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, टेस्ट की तैयारी कर लो, तब उनकी इज्जत बनेगी जी, रेपुटेशन। ठीक है सर। जितेंद्र रेड्डी के साथ हुए इस इंटरव्यू के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि इन 1983 पीटीआई को 2013 से ही पता लग गया था कि अगर फैसला इनके हित में ना हुआ तो इनकी नौकरी जाएगी। हाईकोर्ट में केस हारने के बाद कहीं ना कहीं इनका ये भी अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट केस हारेंगे, जैसा कि जितेंद्र रेड्डी ने कहा, और हम भी यही मानते हैं कि इनमें से सभी अयोग्य पीटीआई नहीं है, लेकिन जो योग्य नहीं है उनकी नौकरी लगे रहना सही बात तो नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम कुछ इसी तरह का है कि फैसला आने में समय लग जाता है, लेकिन फैसला आता जरूर है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्मीद है कि हरियाणा मीडिया द्वारा पेश किए गए सिक्के के दूसरे पहलू से आपको मामला समझने में कुछ मदद मिली होगी। हम ऐसे ही आपसे जुड़ी, आपके लिए सीधी खबरें लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज।